आपका रुख करना चाहूंगी। पत्रकारिता जगत में घटती विश्वसनीयता, वाकई आपको लगता है कि पत्रकारिता जगत की विश्वसनीयता घट रही है? क्या स्टैंड है आपका? सबसे पहले तो मैं CCLA का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक शानदार जानदार कार्यक्रम पहली मरतबा आगरा में किया। अभी तक कॉन्क्लेव आपके मेट्रो में हुआ करते थे, अब एक नई शुरुआत हमारे शहर आगरा में भी हो गई है। तो उम्मीद है कि अगले साल हम लोग एक बहुत ही अच्छा, इससे भी बेहतर कार्यक्रम और करेंगे। रही बात में मीडिया की बीच में आती, तो आप देख रहे हैं लगातार मीडिया के अंदर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी घट रही है। शायद मैं नहीं, सभी मेरे साथी इससे वाकिफ होंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अनप्रोफेशनल लोगों की एंट्रियां बहुत हो रही हैं मीडिया में, जो कि बहुत ही घातक होगा आने वाले समय के लिए। तो हमें इस पर विचार करना होगा, एक विज़न तैयार करना होगा, आखिर इस प्रोफेशन को कैसे बचाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। जो जर्नलिज्म का करेज है वो लगातार करेज जो पहले देखा था वो आज में बहुत अंतर आ गया। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि मीडिया को अगर बचाना है, अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, तो शायद हमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर कोई भी खबर आई और लिया एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया। पहले उसको जानिए, ऑथेंटिक देखिए, उसकी सच्चाई कितनी है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना। ओके, मिस्टर पूरन डानो जी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और सर, आपको क्या लगता है, क्या हम पहले तो इस फैक्ट पर ही हमें विचार करके यस और नो के क्लासिफिकेशन में जाना होगा कि क्या वाकई जिस मीडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउनफॉल इन दैट रिजिम? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मीडिया दिशा से अभी जो पीछे ग्लोबल जो मेडिशन हुआ, इंडियन मीडिया को विश्व की सबसे सेकंड अनरिलायबल संस्था माना गया। ऐसा दाग मीडिया पर घटे। पिछले लगातार मैं देख रहा हूँ कि मीडिया की दशा और दिशा दोनों पर लगातार ये कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं इस दाग को मिटाना होगा और दिशा दोनों को तय करना होगा। अगर जब भारत की आज़ादी की जो बिल लोग ब्रिटिश संसद में रखा गया, तो इसमें चर्चिल ने कहा कि भारत को अभी आज़ादी देने का समय नहीं है, कि अभी ये राज शासन जो है अल्पमत राजनीतियों के हाथ में चला जाएगा। मीडिया विल गो टू प्रयोग किए गए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिज्ञों ने इसको सत्य सिद्ध करने में कड़ी मेहनत और अपनी विश्वसनीयता राजनीति में एक हुई। अगर हम दूसरा जो सबसे बड़ी कड़ी थी एग्जीक्यूटिव की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो IAS हुआ करते थे, जो ICS हुआ करते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उस समय उनकी जो भूमिका थी कि इस तरह के नियम बनाना कि हर व्यक्ति सिविलाइज हो गए। उन्होंने अपना झंडा चलाया, हुआ ये कि जो सिविलाइज थे वो भी कहीं ना कहीं जाहिर करने को मजबूर हो। न्याय प्रक्रिया पर मेरे जैसे व्यक्ति का टिप्पणी करना आसान नहीं है। जो स्थिति हम देख रहे हैं, या जो न्याय में जितनी देर हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं। चौथा जो सबसे बड़ा स्तंभ था, जिन पर सारा दारोमदार था, कि मीडिया पर जो लोकतंत्र का बड़ा स्तंभ है, कि इन सबको ये स्थिति न आने देनी। उसमें भी क्लास की कोई कमी नहीं आई, और वही कारण है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे। अभी जो आज की स्थिति चल रही है, कि मेरे ख्याल से संतुलित मार्ग मीडिया नहीं अपना रहा है। सरकार की नीतियां अच्छी नीतियां हैं, उनकी खुलकर के तारीफ होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई, लेकिन एक ऐसा वर्ग बन गए हैं कि दो वर्गों में पूरी तरह से बट गया है। एक खुल करके तारीफ करता है, दूसरा खुल करके विरोध करता है, चाहे वो सही है या नहीं है।
उनका कहा गया है कि विरोध करना और अपने से बड़े को गाली देकर के या सरकार को गाली देकर के अपने आप को ये सिद्ध करना कि मैं कोई चाटुकारिता नहीं, ये सिद्ध करने का प्रयास करती है। जबकि होना ये चाहिए कि जो अच्छे कार्य हैं उनकी खुलकर तारीफ को जनता के सामने आए और जहां कहीं आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को भी खुलकर रखा जाए। सिर्फ इसलिए विरोध ना किया जाए क्योंकि सरकार की अगर समर्थन करेंगे तो सरकार की चाटुकार कहलाएंगे और इसलिए भी विरोध समर्थन न किया जाए कि सही और गलत का कि सरकार की चाटुकारिता से कुछ लाभ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से हमको ये दिशा तय करनी है और ये जो हमारे ऊपर जो मीडिया पर ये जो लगा है कहीं ना कहीं विश्वसनीयता हुई है उस विश्वसनीयता को द्वारा रिगेन करने की प्रयास होना चाहिए। दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। सर मिस्टर विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या अभी जैसे पूनम जी ने बात कही कि मीडिया जो है अपनी विश्वसनीयता खो रहा है और ये ग्रेजुअल हो रहा है, यानी कि सतत हो रहा है, निरंतर हो रहा है। मेरा प्रश्न आपसे दरअसल ये है, मेरी चिंता हमेशा इस बात को लेकर रहती है कि जब हम मीडिया के डाउनफॉल की, मीडिया भी छोड़ दीजिए, जब हम पत्रकारिता के डाउनफॉल की, अवमूल्यन की बात करते हैं तो क्या ये अभी के वर्षों में हुआ है या फिर ये शुरुआत से हो रहा है या फिर इसको रिवर्स करके देखे जाने की आवश्यकता है कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस सेशंस में बात भी कर रहे थे कि प्री इंडिपेंडेंस हमारी जो पत्रकारिता थी उसका उद्देश्य था, मिशन था। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्योंकि वो मिशन हमने हासिल कर लिया था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसा मिशन तो हमारे पास कोई बचा नहीं। अब पत्रकारिता कैसे हो? तो क्या वहां से यहाँ तक की जो 70 वर्षों की यात्रा है उसको आप अवमूल्यन के तौर पर देखते हैं या फिर उसको आप एक नए सफर की तरह देखते हैं? बच्चा पैदा हुआ, उसने चलना सीखा, फिर उसने बढ़ना सीखा, फिर उसने खड़ा होना सीखा, इस तरह की तमाम चीजें, क्या ये आप इस यात्रा के तौर पर देखते हैं? पहले भी कहा था पिछले सप्ताह में हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ सकारात्मक चीजें भी होती है जो बदलाव होते हैं सकारात्मक, और कुछ नकारात्मक चीजें भी होती है। इधर 70 साल तक आजादी के बाद जब कि मिशनरी भाव खत्म हो गया तो उसके बाद व्यावसायिक का ही मीडिया उसका विस्तार हुआ और हर दिशा में विस्तार हुआ उसका। हमने बहुत उन्नति की। इधर पिछले 25 साल में मैं देखता हूँ तो 25 साल में तो जो हमारे चाहे हिंदुस्तान अखबार हो, चाहे जागरण हो, अमर उजाला हो, आज हो, इन्होंने लगातार अपनी नई नई यूनिट्स खोली, यूनिट्स का विस्तार हुआ, लोगों को रोजगार मिले। बहुत सारे पत्रकार हमारे मीडिया संस्थान इस बीच में पैदा हुए, मीडिया संस्थानों से बहुत पत्रकार आए, उन्हें रोजियों की मिली। ये समस्या प्रिंट मीडिया के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लोगों को बड़ी उत्सुकता रहती थी और उसने अपना काम किया, बखूबी किया। लेकिन जो ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई खबर को पहले तो ब्रेकिंग न्यूज की बात, गड़बड़ी की शुरुआत वहीं से हुई। तो ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे हम आधी अनकचरी जानकारी जब ब्रेकिंग न्यूज में लेने लगे और बाद में ये पता लगा कि नहीं, मामला कुछ और था। जैसा आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था महाभारत का, वही बात है कि आधी अधूरी जो सच्चाई होती है और आधा अधूरा ज्ञान, ये दोनों ही बहुत घातक होते हैं। तो जब मीडिया चलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, कुछ चीजें अच्छी उसमें हुई, कुछ चीजें नेगेटिव थी, उन्हें ठीक किया गया, लगातार काम चला। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया एक शब्द है, इसमें एक इसका सकारात्मक पक्ष भी है। आदमी अपनी बात बहुत आसानी के साथ
आगे बता सकता है लोगों को, शासन प्रशासन तक अपनी बात कर सकता है। लेकिन यदि कहीं कोई शरारती तत्व उस काम को करने लगे, यदि अराजक तत्व उस काम को करने लगे, तो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खराब है। वो चीजें दंगा भी बढ़ा सकती हैं, वो चीजें समाज में वैमनस्य भी पैदा कर सकती हैं। तो जो अभी बात पिछले पैनल में पैनलिस्ट कर रहे थे, जब चर्चा कर रही थी, ये पहचान करना बहुत जरूरी है कि इस खबर को देने वाला कौन है और इसके पास खबर का स्रोत क्या है। जब तक स्रोत की जानकारी नहीं हो और खबर देने वाले के बारे में आपको बिल्कुल पक्की जानकारी नहीं है, तब तक आंख बंद करके उसको भरोसा नहीं है। सर, लेकिन अभी हम सोशल मीडिया की भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं। बैक टू द वी हैव टू बी बैक टू द पॉइंट। हम मीडिया की अगर अवमूल्यन की बात करते हैं तो बेसिक पॉइंट मेरा सवाल ये था सर आपसे कि क्या हमने आज़ादी के बाद के इन 70 वर्षों में वाकई पत्रकारिता में अवमूल्यन की यात्रा की है क्या? डाउनफॉल की यात्रा की है क्या? पिछले या फिर आदर्श स्थिति पत्रकारिता के लिए कभी नहीं थी? सत्ताई जो रही वो दबाव रहा है, दबाव में झुकना या नहीं झुकना ये आपका निर्णय है। पत्रकारिता अपने आप में ही जो कि बड़ा काम है और ये जब भी किया जाता है तो हम जो बात कहते सुनते हैं वो बात एक पक्ष को तो खराब लगती है, एक के खिलाफ तो होती है। और जो मीडिया का काम है उसका काम है स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाना। तो वो अपना काम जब करेगा तो सरकार हो या शासन हो प्रशासन हो कोई भी हो उसे खराब लगेगा। तो थोड़ा बहुत चलता था विरोध, लेकिन जब दोनों ओर अतिवादिता बढ़ी, वो दोनों की बात कर रहा हूँ, मीडिया में भी और मैं शासन प्रशासन की भी बात कर रहा हूँ, अतिवादिता दोनों ही बढ़ गई। तो उस अतिवादिता बढ़ने के चक्कर में विश्वसनीयता पे फर्क है जी, अतिवादिता जी। अभी मैं पिछली बार अभी जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तब भी मैंने ये बात कही थी कि जब ऐसे लोग पेशे में आ जाते हैं जिनका उसके प्रति समर्पण न हो, जो उस पेशे की गंभीरता को न समझते हो, जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं, जिन्हें कहीं रोजी रोटी नहीं मिल रही है सिर्फ स्टेटस के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों के आने के बाद से समस्याएं बढ़ेगी। और जब हम अपने पेशे के प्रति गंभीरता को कहीं छोड़ते हैं, जब वो गंभीरता कम होती है तो वहां पर समस्या खड़ी होती है। तो ये जो बात हो रही है विश्वसनीयता वाली, ये अविश्वसनीयता वहीं से शुरू हो रही है। और क्योंकि अब से पहले जो पैनलिस्ट थे हमारे साथ, उनमें से कुछ लोग संपादक भी थे, तो मुझे लगता है कि संपादक नाम की संस्था का विलोप भी मेरे ख्याल से सर इसी यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि संपादक नाम की संस्था सिफर भर रह गई है और जिम्मेदारी दरअसल उसी संस्था की है कि वो पत्रकारिता में किन बच्चों को लेकर आ रहे हैं। क्या वो लड़कियां और लड़के, क्या उन लोगों को लेकर आया जा रहा है जो पत्रकारिता में बिजनेस देखते हैं या ग्लैमर देखते हैं या स्क्रीन की चकाचौंध देखते हैं और सोचते हैं कि बॉलीवुड टाउन का या बी टाउन का ये स्मॉल रूप है या स्मॉल फॉर्म है। तो ये संपादक की भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह की पीढ़ी को पत्रकारिता के पेशे में लाना चाहते हैं। सर, आपकी तरफ बढ़ती हूँ, हमारे साथ श्याम सुंदर पाराशर जी हैं। आपको क्या लगता है सर, श्याम सुंदर पाराशर जी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर चौधरी चरण सिंह से लेकर तमाम लोगों की हुकूमतें देखी हैं, इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर राजीव गांधी और उसके बाद फिर जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर तमाम पार्टियों की सरकारें बनती चली गई और आज हम राइट विंगर्स को देख रहे हैं सत्ता पर काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर हमारे सामने एक सशक्त चेहरा भी है। क्या वाकई इन 70 वर्षों में पत्रकारिता के मूल्यों में अवमूल्यन हुआ है क्या? क्योंकि मेरी जानकारी तो इससे थोड़ी सी अलग है। मेरी जानकारी तो ये कहती है कि दबाव तो हमेशा रहे हैं और जैसा कि आपसे पिछले पैनल में बोला कि आपातकाल जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे बड़ी इमरजेंसी है, इससे बड़ा रेस्ट्रिक्शन और क्या होगा जी? अभी 70 साल की पत्रकारिता की बात है, इमरजेंसी के समय की बात है। वो उससे भी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस समय पर भी पत्रों के माध्यम से छोटे छोटे स्थानों से काफी समाचार वहां भेजे जाते थे, उनकी एक विश्वसनीयता होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके
हमें मालूम है कि इंडियन एक्सप्रेस पर जो है उनके सील कर दिया गया था सरकार ने। तो कहीं ना कहीं सरकारों का दबाव इन पत्रकारों के ऊपर, अगर उनके खिलाफ कहीं लिखा है तो निश्चित रूप से वो उनके खिलाफ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति उनके ऊपर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो निश्चित रूप से जो पत्रकार हैं, तो सरकार के दबावों के बावजूद भी अपनी रीति नीति से, अपने अखबार के माध्यम से जनता का समर्थन लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं समझता हूं कि 50% से अधिक खबरें निश्चित रूप से ग्रामीण और देहात क्षेत्र की होती हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल वगैरह भी जो शुरू हो गए हैं, उनके भी अब संवाददाता गांव देहात क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं। थोड़े से कुछ पत्रकारों ने समाज के अंदर जाकर के कुछ गलत परंपराएं डालना शुरू कर दी हैं, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मीडिया के बंधु हैं वो समझते हैं, लेकिन जो अभी नई पीढ़ी के कुछ लोग पत्रकारिता को शौक के आधार पर कर रहे हैं, ऐसे बंधु थोड़ी सी उस विश्वसनीयता को कमी आई है, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और अगले गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद्र धाकड़। महेश जी, आपसे भी मैं चाहूंगी सहयोगिता, सहभागिता इसी विषय पर, क्योंकि पत्रकारिता दरअसल हम एक पेशे के तौर पर सिर्फ हम पत्रकारिता को नहीं जानते, पत्रकारिता को हम जानते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर। और क्योंकि डेमोक्रेसी हैज अ वेरी वास्ट मीनिंग इटसेल्फ, और जब हम डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं तो डेमोक्रेसी में देखिए जो 3 और खंभे हैं पत्रकारिता से इतर, उनकी ताकत देखिए, उनकी शक्ति देखिए, उनकी संरचना अगर देखते हैं तो एहसास होता है कि पत्रकारिता क्या है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस पर चर्चा करने की। ये तमाम सवाल पूछने लाजिम हो जाते हैं कि हमारी अपने प्रति जिम्मेदारी क्या है, अपने पेशे की साख को बचाए रखने की, गरिमा को बचाए रखने के लिए हमें कितना प्रयासशील और कितना प्रयत्नशील होना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे अलग है। अब आपसे मैं सवाल इस पर पूछना चाहती हूँ कि जिन संपादकों के हवाले आज की पत्रकारिता की जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, क्या आपको लगता है कि वो संपादक अपनी युवा पीढ़ी को, जिनके हाथ में भविष्य में पत्रकारिता होगी, उस तौर पर तराश पा रहे हैं कि हम आगे के भविष्य को सुखद देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्थिति संदेहास्पद है और यहाँ पर स्थिति वाकई दुखद है? क्या कहें? मेरा इस मामले में ये मानना है मैडम कि अभी हम लोगों का जैसे स्वागत हुआ, तो हम लोगों को जो गुलाब के फूलों का जो गुलदस्ता दिया गया, अगर गुलाब को अगर हम सूंघेंगे तो उनको खुशबू नजर नहीं आएगी जी। ये इसलिए हुआ क्योंकि गुलाब की जो खपत थी वो बढ़ी, और जब गुलाब की खपत बढ़ी तो हमने उस तरह के गुलाब पैदा करना शुरू कर दिए जिनमें खुशबू हो या ना हो, मगर वो देखने में बहुत सुंदर लगे। Very spontaneous, very spontaneous. Please put your hands together for that example, which is spontaneously grabbed. जी। तो वही स्थिति हमारी पत्रकारिता के साथ हुई। एक दौर था, मैंने अपना जो करियर शुरू किया, शहर में मात्र 3 अखबार मीडिया के नाम पर हुआ करते थे, और उन पत्रकारों के लिए, उन अखबारों के लिए जो तैयार होने के लिए जो अखबार थे, वो शाम के 3 अखबार हुआ करते थे।
उन 3 अखबारों का काम ये हुआ करता था कि उनमें जिसको भी अपना कैरियर शुरू करना उनमें पहले काम करें, 5 साल कम से कम उनमें काम करें और उसके बाद वो अपने आप को साबित करें। उसके बाद सुबह के जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर कहे जाते थे वो उनमें से चुनिंदा पत्रकारों को अपने यहाँ बुलाते थे, मांगने नहीं जाना पड़ता था। ये मुझे फख्र है कि मैं अमर उजाला में जब गया तो मेरा ना इंटरव्यू हुआ ना कोई डिस्कशन हुआ, सिर्फ ये कहा गया कि इस अखबार से इस लड़के को बुलाओ, इसको रख लो और जो कहे जिस शर्त पर रख लो, क्योंकि मेरे समकक्ष जो पत्रकार थे वो उस अखबार को छोड़ के जा चुके थे। यानी कि जो एडिटर थे वो वॉच करते थे कि शाम के अखबारों में कौन ऐसा पत्रकार है जो हमारे सुबह के अखबार के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मेरे भाई आदर्श नंदन जी बैठे हैं, वो उस बात के गवाह हैं। आप दैनिक जागरण में चले गए थे, मुझे अमर उजाला से अचानक सूर्य सदन से बुलाया गया और मुझे अगले दिन नौकरी मिल गई। मुझे किसी तरह का कोई इंटरव्यू, किसी तरह का कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं करना पड़ा। ये मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि वो एक ऐसी नर्सरी हुआ करते थे वो अखबार। जो सबसे बड़ा जो नुकसान आज के दौर में हुआ है वो ये हुआ है कि जो पत्रकारों के या जो संपादकों के प्रोडक्ट कभी भी नहीं रही। आज मैं देखता हूँ अखबारों के जो जनरल मैनेजर हैं वो कल तक टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर बेच रहे होते थे और एक दिन बाद उनका अपॉइंटमेंट किसी अखबार समूह में होता है तो वो उस दिन अखबार को बेच रहे होते हैं। और चूंकि वो एक ऐसी एफएमसी की कंपनी से या टूरिज्म सेक्टर से या किसी ऐसे सेगमेंट से आए हैं जिसका मीडिया से कोई वास्ता नहीं है, तो उनका दृष्टिकोण अखबार को लेकर के किसी एथिक्स से जुड़ा नहीं होता है, कोई उनका इमोशन नहीं होता है, कोई मिशन नहीं होता है। उनको ये मालूम है कि मेरे टारगेट फिक्स हैं, इस टारगेट को मुझे पूरा करना है अपनी नौकरी बचाने के लिए। सवाल तो फिर पूछे जाते हैं, इसका तो मैं भी एग्जाम्पल हूँ। सवाल ये नहीं पूछा जाता कि खबरें कैसे दिखाएंगे, कंटेंट क्या होगा, क्या आपके बेसिकली पत्रकारिता को लेकर कंसर्न्स क्या है। सवाल ये पूछा जाता है कि भाई आप इतने स्टेट संभाल रहे हैं तो रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे, कितना लाएंगे और कब तक लाएंगे। जी की बात तो एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा मैं कि मैम सर ने कहा कि एडिटर्स की जिम्मेदारी है कि अच्छे पत्रकारों को ढूंढ कर लाएं या उनको नौकरियां दें। एडिटर खुद आज परेशान है, पूछे हैं तो उनके ऊपर मालिकान का इतना बड़ा प्रेशर है कि आपको वो लोग चाहिए, मुझे वो चाहिए जो रेवेन्यू लाते थे। नहीं देखिए, मैं समीर इस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखती। अगर आप मालिकों के दबाव में हैं, मुझे याद है जनसत्ता में प्रभाष जोशी संपादक उस समय हुआ करते थे। मैंने तब पत्रकारिता का करियर शुरू किया था और एक वर्कशॉप में प्रभाष जोशी जी से मेरी मुलाकात हुई थी। लंबा व्याख्यान उन्होंने दिया था। मेरा इत्तेफाक दरअसल इस चीज से नहीं है, जब आप मालिकान के दबाव में आ जाते हैं उसी हिसाब से अपने चैनल्स में टीम में भर्तियां करने लगते हैं तो फिर आप पत्रकार कहाँ रह गए? आप तो फिर उसी मालिक के बिजनेस को बढ़ाने वाले नुमाइंदे हो गए ना। पत्रकारिता तो पीछे छोड़ दी ना आपने। आज आप देखिए ना 70% कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में मीडिया है। कोई भी बड़ा आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई भी बड़ा चैनल ले लीजिए, तो जो कॉर्पोरेट्स अगर मीडिया को चलाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खबरों की हालात क्या रहेगी। यहीं से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। कंक्लूड करूंगी अपने सेशन को। श्रुति एक्चुअली बार-बार मुझे इशारा कर रही है, तो कंक्लूजन यही है कि जिस संपादक, शायद सर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, बहुत लंबा सफर उनका भी पत्रकारिता का रहा है, और जिस संपादक नाम की संस्था के हवाले ये पेशा था वो संस्था दरअसल खत्म हो गई है। संपादकों की जगह अब उन बिजनेसमैन ने ले ली है, उन व्यवसायियों ने ले ली है, जिन्हें मेरे ख्याल से पत्रकार कहना दुरुस्त नहीं होगा। और जब पत्रकार की जगह पर एक बिजनेसमैन बैठा है, एक व्यवसायी बैठा है, तो फिर उससे उन तमाम मापदंडों की, उन तमाम परिणामों की उम्मीद भी बेमानी है। इसी पॉइंट्स के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड करती हूँ। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे साथ बने रहने के लिए। और सबसे ज्यादा आभार तो श्रोताओं का जो लोग अंत तक बैठे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, उनके धैर्य के लिए जोरदार तालियां कि आप अंत तक धैर्यवान बने रहे। सबों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। न्यूज़ मैनेजर और कोई आश्चर्य नहीं होगा सर कि अगर आगे आने वाले समय में चैनल्स में एडिटर की पोस्ट की जगह न्यूज मैनेजर की पोस्ट भी लिखी जानी शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। Thank you so much ma'am for commencing the entire session. And मोमेंटोस के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ब्रजेश जी को, अजय जी को कि सर आप आए स्टेज पर।